हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आइए सवाल देखते हैं ज्योग्राफी का। हमेशा की तरह सीखने पर फोकस रखेंगे। अब थीम है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहां पर अगर आप देखें 2002 में सवाल पूछा हुआ है ये वाला, और आप देखेंगे बहुत रिसेंटली भी ऐसा सवाल प्रीलिम्स में पूछा गया था। मैं आपको सवाल भी दिखाऊंगी। असर्शन क्या कहता है? थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम ओवर द इक्वेटर। रीजन है हाई इंसुलेशन एंड स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स अकर ओवर द इक्वेटर। 2002 में पूछा गया है। अब मैं आपको बहुत ही रिसेंटली पिछले 1-2 साल में पूछा गया सवाल दिखाती हूं। यहां पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 की फॉर्म में है। सवाल देखिए, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। At the equator, heat is transported to greater heights by strong convectional currents. Right? अब देखिए, मैं आपको केवल दिखाना चाह रही थी कि थीम्स कैसे रिपीट होती हैं। 2002 की थीम जो है आप देख सकते हैं यहां रिपीट हुई है। तो अगर हम इस सवाल का एक्चुअली जवाब देखना चाहें तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है ना। आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन हमारा फोकस लर्निंग है ना। पहली लर्निंग तो है कि थीम्स रिपीट हो रही है ना। तो जो पुराने भी सवाल इंपॉर्टेंट है वो भी हम आप देखेंगे कि प्रीमिक्स में डिस्कस करेंगे, सो दैट आपकी जर्नी थोड़ी आसान हो जाए। दूसरा, ट्रोपोस्फियर की बात हो रही है। अब देखो, जब भी ये एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर की बात कर रहे हैं ना, तो आपको एवरेज हाइट की वैल्यू भी याद रखना जरूरी है। राइट? देन वील रिमेंबर कि अगर हम ट्रोपोस्फियर की जो हाइट की बात करें वो इक्वेटर पे ज्यादा है, पोल्स पे थोड़ा कम है। इक्वेटर पे अराउंड 18 किलोमीटर है ना, और पोल्स पे हाइट है अराउंड 8 किलोमीटर। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर इक्वेटर पर ग्रेटेस्ट क्यों है? तब इक्वेटर है, इसका मतलब है इंसुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो वो कह रहे हो हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप देख सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। राइट? तो अगली बार जब सवाल आए ऐसा, तो हमें एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। राइट? आप देख सकते हैं दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। व्हाई? क्योंकि जो भी क्लाइमेट और वेदर फिनोमेना की हम बात कर रहे हैं वो सभी इसी लेयर में हो रहे हैं। इवन आप देखो, जब हम नॉर्मल लैप्स रेट की बात करते हैं कि the temperature in this layer decreases at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meters of height, जिसके लिए हम शब्द यूज करते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर घटता जाता है। दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द ट्रोपोस्फियर ओनली। सो नॉर्मल लैप्स रेट इज एप्लीकेबल ओनली इन द ट्रोपोस्फियर। ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बट बिफोर दैट आप इस सेशन को जरूर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैराथन को। आपने देखा किस तरह से थीम रिपीट होती है। इस पूरे सेशन में हमने बहुत होलिस्टिकली कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। बिल्कुल लेटेस्ट वाला सेशन देखिएगा, पिछले साल वाला सेशन मत देखिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा होलिस्टिक है सेशन, बहुत जो है प्रिपरेशन आपकी बढ़िया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, थीम है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। राइट? ये भी काफी पहले सवाल पूछा गया। आंसर में हमने बदलाव किया है, यहां पर हमने ऐड किया है जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी गई है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट, आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइड बाय रिलेटिवली शैलो सी। राइट? आप यहां पर भी इमेज में देख सकते हैं। राइट? तो एज अ डेफिनेशन सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, जब भी हम ओशनोग्राफी की बात कर रहे हैं ना, फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें, या इन जनरल भी जब हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात कर रहे हैं, वहां पर होते हैं शैलो वाटर्स। शैलो वाटर्स में होते हैं प्लैंक्टन्स जो कि बेस्ट फिश फूड माने जाते हैं, तो वहां पे फिशेस भी बहुत ज्यादा आती है। अब जब भी हम बात करते हैं ना कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, तो हम कई पॉइंट्स की बात करते हैं है ना, कि इनकी फॉर्मेशन में क्या फैक्टर्स रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द फैक्टर्स भी हो सकता है राइज इन सी लेवल हो गया हो, है ना। राइज इन सी लेवल कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स। या फिर ये जो लैंड मास है ये ड्यू टू सर्टेन कंडीशन सबमर्ज हो गया हो।
ये एक और चीज जो यहाँ पे बोली जाती है कि कई बार जब बहुत सारे सेडिमेंट्स आते हैं उनसे भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंडेड होता है जब ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते जाते हैं। अब इसको समझने का बहुत बढ़िया तरीका क्या है, हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे मेजॉरिटी रिवर्स टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल आती है। अब इनमें से बहुत सारे रिवर्स अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती हैं और यहां पर डिपॉजिट करती रहती हैं। इसीलिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर अगर हम देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ज्यादा ब्रॉड होती है, राइट? तो ये जो क्विक पॉइंटर्स हैं ये आपने जरूर याद रखने। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, एग्जैक्ट एनसीईआरटी के पॉइंट्स आपको पता लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही है। अगेन काफी पहले यूपीएससी में सवाल पूछा गया है ये वाला। आप देखेंगे रिवर्स कहां से राइज होती हैं उसके बारे में सवाल है। हर सवाल से हमारी कुछ लर्निंग है। यहां पर ऑप्शन सी हम लर्निंग रखते हैं कि कावेरी रिवर राइजेस इन आंध्र प्रदेश, करेक्ट नहीं है। सबसे पहले तो अगर हम एनसीईआरटी में देखें कावेरी रिवर के बारे में तो याद रखिएगा एनसीईआरटी में बताया गया है इट राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, राइट? तो ये कीवर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूं, इसकी ट्रिब्यूटरीज ना कई बार मिस हो जाती हैं, इसीलिए मैंने कैटेगोरिकली आपको ये स्क्रीनशॉट के बारे में बता रही हूं। शायद उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसकी ट्रिब्यूटरीज आप जरूर याद रखें, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस स्पेसिफिक ट्रिब्यूटरी पे तो कई बार स्टेट सर्विसेज में सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पे, अगर हम पोजीशन भी देखें मैप के बेसिस पे भी कावेरी रिवर की बात करें तो आंध्र प्रदेश की बात तो नहीं हो रही। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है और मैप पर भी फोकस करना है सो दैट हमें पोजीशंस के बारे में पता लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सवाल में आप देखिए बोर्ड और उनके हेडक्वार्टर्स पे सवाल पूछा गया है। तो इसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ना, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर पढ़ने से थोड़ी सी जानकारी हमें मिल सकती है। यहां पे फोकस करते हैं कि एज पर आंसर की सही आंसर क्या बनता था। तो आप देखिए कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टयम, टी बोर्ड कोलकाता, टोबैको बोर्ड गुंटूर। अब वैसे तो आपको ये याद रखना है लेकिन कुछ चीजों में हम रट्टा मारने की कोशिश करते हैं ना, क्या हम सोच सकते हैं ना लॉजिकली। जैसे रबर की बात करते हैं, अब रबर प्रोडक्शन में ना आप देखेंगे हमेशा केरला वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स होगा, तभी आप देखिए यहां पे कोट्टयम यानी केरला से एसोसिएट हो सकता है। केवल याद करने का लॉजिकली तरीका है। टी, अब टी में हम दार्जिलिंग टी के बारे में सोच सकते हैं यानी वेस्ट बंगाल, यानी आप देख सकते हैं कोलकाता। तो कुछ ऐसा भी सोचने का पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो मैं बस आपको एक तरीका बता रही हूं कि आप ऐसा भी सोच सकते हैं, है ना, जब आप एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं और जानकारी मिलती है, लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां पे हमें पूरी थीम प्रिपेयर करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स कहां पे हैं वर्ल्ड के, तो यहां पे एक आंसर बनता है जहां पे भी वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स मिलती हैं। एग्जाम्पल्स भी हम ओशनोग्राफी में पढ़ते हैं जहां पर ओवाशियो कुरोशियो करंट मिल रही हैं, है ना, या फिर लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम मिल रही हैं। तो आप देखोगे इन जगहों पे बढ़िया फिशिंग जोन्स होंगे, लेकिन एज अ थीम इसे प्रिपेयर करना जरूरी है क्योंकि आप देखेंगे मेंस में भी फिशिंग इंडस्ट्री पे कई बार सवाल आए हुए हैं। सबसे पहली चीज तो आप समझिए, जब भी आप फिशिंग इंडस्ट्री की बात करें, मैं आपको कंटेंट भी बताऊंगी, पर जब भी आप फिशिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ फिशिंग ग्राउंड्स। सबसे पहले जहां पर वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स मिल रही हैं वहां बढ़िया फिशिंग ग्राउंड होंगे। दूसरा, जहां पर भी अपवेलिंग जोन्स होते हैं वहां पर भी बढ़िया फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। तीसरा, जहां पर भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंडेड है, जहां शैलो वाटर्स है, वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, इसलिए वहां पर भी बढ़िया फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। लेकिन जब हम एज अ होल फिशिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि
फिशिंग इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री, उसमें ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉक्सिमिटी टू फिशिंग ग्राउंड्स हो, जैसे अभी हमने देखा। तो जहां पर भी प्रॉक्सिमिटी टू फिशिंग ग्राउंड्स होंगे, सबसे पहले तो वहां पे फिशेस की अवेलेबिलिटी है। दूसरा, अब आप देखोगे क्योंकि फिशेस की अवेलेबिलिटी वहीं पे है तो आपके ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी बचेंगे, है ना। इवन अगर हम मॉडर्न ट्रॉलर्स की भी बात करें तो ट्रॉलर्स में आप देखोगे कि प्रोसेसिंग का भी इक्विपमेंट होता है, इसीलिए जहां पे ये ट्रॉलर्स भी हैं वहां पर भी इंडस्ट्री के लिए एक फेवरेबल पॉइंट है। प्लस आप देखोगे इंडस्ट्री ना हायर लैटिट्यूड्स पे होना जो है एक एडवांटेज का पोजीशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि यदि हम ट्रॉपिक्स की बात करें ना, वहां पे आप देखोगे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पे प्रेजर्वेशन कॉस्ट भी ज्यादा होता है, राइट, एज कंपेयर टू दी हायर लैटिट्यूड्स। हायर लैटिट्यूड्स में फॉर एग्जांपल अगर हम रेफ्रिजरेशन की ही बात करें, वो ज्यादा इकोनॉमिकल होती है। इवन अगर हम पोर्ट्स की बात करें, जहां जहां पे कोस्ट लाइन इंडेंटेड होती है ना, वहां वहां पे फिशिंग पोर्ट्स बनने की प्रोबेबिलिटी भी होती है। अगर हम इसे कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में सोचें तो ऐसी कंट्रीज जहां पर कैपिटल अवेलेबिलिटी है ना, फॉर एग्जांपल जापान की बात करते हैं। अब जापान के पास बढ़िया फिशिंग ग्राउंड है ओवाशियो कुरोशियो करंट की वजह से, लेकिन वहां पर आप देखेंगे कैपिटल भी है ना। अब इसीलिए आप देखेंगे अगर कैपिटल अवेलेबिलिटी है वो भी एक बढ़िया पॉइंट हो जाता है ना, क्योंकि एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो इसलिए भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। नेक्स्ट, मार्केट्स। देखो अगर अवेलेबिलिटी है या मार्केट में रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से भी इंडस्ट्री की बात हो सकती है ना। मैं आपको ये पॉइंट्स थोड़ा जापान के कॉन्टेक्स्ट में समझाती हूँ। जापान में ना मेजॉरिटी लैंड नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, राइट, टेरेन भी रगेड है, तो वहां पे फिशिंग जो है प्राइमरी एक्टिविटी मानी जाती है, वहां पे एग्रीकल्चरल प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, राइट। तो वहां पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है फिशिंग पर। ऑल्सो वहां पे क्योंकि पैस्चर्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए भी फिशेस वहां पे इंपॉर्टेंट डाइटरी ऑप्शंस है, राइट। अब ये इंडस्ट्री होगी किसी जगह पे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, है ना, मार्केट रिक्वायरमेंट्स भी होंगी। तो जहां पर भी ये स्पेसिफिक कंडीशंस अवेलेबल होंगे वहां पर हम इस इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। हाँ, करंट अफेयर्स आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना चाहें, इस बैच के बारे में जानकारी जरूर लें और फी देख के घबराना नहीं है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, फी में आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ऐसे ही कंटेंट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। बाय बाय।